अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। इस वीडियो में 3-4 चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा है कि हालात बहुत मुश्किल हैं और इन हालात में इलेक्शन लड़ना उनके लिए हरगिज़ आसान नहीं है। इन हालात में इलेक्शन कैसे लड़ना है, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है। वो स्ट्रेटजी क्या है ये आपके साथ शेयर करते हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ 3 सियासतदानों ने बहुत ही दिलचस्प दावे किए हैं। वो दावे किसने किए हैं और क्या हैं, तो इस पर बात करते हैं। 3 किस्म की फ़ेक खबरें आज फैलाई गई हैं, 2-3 तरह की, और ये फ़ेक खबरें जो हैं इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। जैसे कि फ़ेक खबरों को मिलती है, तो फ़ेक खबरों को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। तो ये फ़ेक खबरें जो हैं वो क्या हैं और क्यों फैलाई हैं और किसने फैलाई हैं, ज़रा इस पर भी हम बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, और 1-2 चीज़ें और भी हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा वीडियो अपलोड हो गई है। तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं जैसा कि आप लोग करते भी हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन लोगों ने अभी तक कर नहीं रखा है। अच्छा देखिए, मैं आगाज़ करना चाहता हूँ सबसे पहले तो बहुत ही एक अफसोसनाक खबर से, और ये खबर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ऑपरेशन से मुतल्लिक है। खैबर में ये ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस का। उसके नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब शहीद हो गए हैं और उनके अलावा 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं और 3 दहशतगर्द इस 2 तरफा कार्रवाई में मारे गए हैं। ISPR ने हमें डिटेल्स बताई हैं। ISPR ने बताया कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। कुछ दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं, लेकिन एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हमारे बहुत ही कीमती जानें ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़ाय हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस कौम की हिफाजत के लिए ये जवान अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। इन जवानों की कुर्बानी जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल है इस कौम के लिए और किसी भी कौम के लिए। जब जवान अपनी जान कुर्बान करता है तो ये बहुत ही वैल्यूएबल एक कौम का एसेट होता है। और जाहिर है उसकी वजह से अब दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन जो फोर्सेस हैं वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर फिर दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करती हैं। वो देखती हैं कि कहाँ से कार्रवाई हुई है, कौन इसमें मुलव्वस है, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ऐसी ही एक कार्रवाई में ये आज 4 कीमती जानें मज़ीद चली गई हैं, और ये 4 जानें जो हैं वो इस धरती पर कुर्बान हुई हैं। तो हम इनकी कुर्बानी को बहुत सराहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी तशवीश की बात भी है कि दहशतगर्दी जो है वो मुल्क में दोबारा सर उठा रही है। आ जाइए ज़रा पॉलिटिकल कंटेंट पे। आज एक ख़बर, आज 3 तरह की फ़ेक न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी हैं। एक ख़बर तो उसमें से ये थी, अच्छा ये फ़ेक, इसको तो खैर इस वाली ख़बर को तो मैं उस तरह से फ़ेक नहीं कहता, लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये फ़ेक है तो फिर हम इसको फ़ेक कह रहे हैं। एक ख़बर ये आई है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ में रब्ता हुआ है। अब इसकी रब्ते की कोई चूँकि ऑफिशियल ख़बर जारी नहीं की गई, बस सोर्सेज से ख़बरें चली हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान रब्ता हुआ है, और उसमें आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद पेश की है। और उसके अलावा जो है वो इसके अलावा भी उनकी कुछ आपस में बातचीत हुई है सियासी हवाले से और पॉलिटिकल सिचुएशन पे। लेकिन इसमें ये ख़बर, इसको काफ़ी अहमियत दी गई। इसलिए इसकी अहमियत क्यों थी? इसको इसलिए अहमियत दी गई कि इन हालात में जब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ बहुत तनकीद कर रही है और कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और कह रही है कि ये जो इलेक्शन का माहौल है इसमें नवाज शरीफ को लाडला कह रहे हैं, और नवाज शरीफ को लाडला कह रहे हैं और कह रहे हैं ये डील करके वापस आए हैं, और कह रहे हैं कि जी इनकी वजह से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बहुत तरह के इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से PMLN के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक भी कहा गया खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कि मुल्क बचाओ, डील करके ना हो, इस तरह की बातें भी हुई। तो ऐसे में इस राब्ते की जो खबर है उस पर थोड़ी सी हैरत भी हुई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस तरह करती रहती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देकर फिर हाथ भी मिला लेते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी हैरत इसलिए हुई कि एक तरफ ये माहौल बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को निशाने पर लिया हुआ है, और दूसरी तरफ प्यार मोहब्बत की बातें भी चल रही हैं। तो इस पर 2 खबरें आई। एक तो बिलावल साहब ने कहा कि जी ये राब्ता नहीं हुआ, ये राब्ता तो कुछ अर्सा पहले हुआ था। दूसरा यह है कि फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि उन्होंने तो सीधी सीधी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि जी राब्ते की खबरें जो है वो मन घड़त हैं, कोई राब्ता नहीं हुआ, यानी इस खबर को उन्होंने फेक न्यूज़ करार दे दिया। अच्छा, सिर्फ यही फेक न्यूज़ नहीं है जो आज चली है, बल्कि एक और फेक न्यूज़ भी चली, और वो ये थी कि जी फरहतुल्लाह बाबर ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करके
और तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब जाहिर है ये बहुत बड़ी खबर है कि फ़रातुल्लाह बाबर जो कि पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, और वो कैसे एक ऐसे वक्त में कि जब पीटीआई मुश्किल में है उसमें कैसे पीटीआई ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे वो कर लेंगे, और जबकि फ़रातुल्लाह बाबर को कोई मसला भी नहीं है पीपल्स पार्टी में। या तो हो ना फ़रातुल्लाह बाबर का वो वाला हाल हो जो लतीफ़ खोसा का है या एतजाज़ अहसन का है कि उनको पार्टी ने एक तरह से डिसऑन कर रखा है और वो पार्टी के साथ हैं भी और नहीं भी हैं। तो अगरचे ये खबर लतीफ़ खोसा के हवाले से भी आज चली है कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, इस बात का कोई इम्कान है, इस बात का इम्कान है कि लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई में जाने की बातें कर सकते हैं या उनकी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और जो लोग बाद में शमूलियत इख्तियार करेंगे 9 मई के वाक़यात के बाद, उनके लिए तो कोई पकड़ भी नहीं होगी, क्योंकि जब 9 मई के वाक़यात हुए थे उस वक्त तो वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं थे, उनके ऊपर तो कोई सख्ती आएगी भी नहीं। तो अब अगर वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं होगा। तो लतीफ़ खोसा जिनको पीपल्स पार्टी ने डिस्कॉन कर रखा है वो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये तो मुमकिन है। लेकिन फ़रातुल्लाह बाबर की ये खबर तो देखने में ही ज़ाहिरन ही फेक लगती है। फ़रातुल्लाह बाबर की खबर तो दुरुस्त लगती नहीं है, उन्होंने कोई तदीद भी की है, और बहरहाल ये एक ऐसी बेबुनियाद खबर थी जिसको पीटीआई के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के विकेट गिरा दी। शायद पीटीआई को इस तरह की विकेटों की ज़रूरत भी नहीं है। फ़रातुल्लाह बाबर जो हैं, अगरचे वो एक उन्होंने एक बड़े क्या कहना चाहिए सोबैरिटी के साथ अपनी पॉलिटिक्स की है बहरहाल, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी में जिस तरह का उनका मौक़िफ़ या जो उनका स्टेटस जिस तरह से रहा है और जिस तरह के ओहदे हैं, इन हालात में बिल्कुल ये मुमकिन दिखाई नहीं देता कि फ़रातुल्लाह बाबर पीटीआई को ज्वाइन करें। एक और ख़बर भी आज चलती रही और वो ये थी कि समीना पाशा जो कि जर्नलिस्ट थी और वो भी जर्नलिस्ट हैं इनफैक्ट, और मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आजकल शायद नहीं है, लेकिन अपना यूट्यूब वगैरह करती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी चल रही थी कि जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इसकी खुद भी तस्दीक की कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह की खबरें शायद इसलिए ज़्यादा ताकत पकड़ती हैं क्योंकि आजकल हर एक को गिरफ्तारी का डर तो बहरहाल लगा रहता है। तो बहरहाल ये खबर समीना पाशा के हवाले से ये भी बेबुनियाद खबर थी। तो ये तीन जो हैं वो फेक न्यूज़ थी जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं, और ये जो खबर है जरदारी साहब और नवाज शरीफ की, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चली और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको सोर्सेज से चलाया, जिसकी पीपल्स पार्टी ने अब तरदीद कर दिया। और तरदीद करने का मतलब यही होता है कि वो कहते हैं कि जी ये फेक न्यूज़ है। अच्छा जी, इसके अलावा 3 दिलचस्प दावे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बड़े, जो आज सियासतदानों ने किए। इसमें से पहला दावा तो ये है, परवेज़ खटक साहब ने किया, और वो कहते हैं कि हिम्मत है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़के दिखाएं। तो ये बहुत ही दिलचस्प दावा है परवेज़ खटक साहब की तरफ से। परवेज़ खटक इमरान खान के मुकाबले में तो क्या, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी हल्के से, नौशहरा है ना उनका घर, नौशहरा या किसी भी हल्के से वो तहरीक इंसाफ के किसी भी उम्मीदवार के मुकाबले में खड़ के इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है परवेज़ खटक साहब। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होता है, कोई इसमें तब्दीली नहीं की जाती, कोई उसमें फिगर फजिंग नहीं होती और कोई हेर फेर नहीं होता, तो ये जो फिगर फजीक से इसहाक डार याद आता है। परवेज़ खटक जो है ये तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के किसी हल्के से भी जीतने की पोजीशन में नहीं है, और कॉन्फिडेंस देखें वो कह रहे हैं कि इमरान खान हिम्मत है तो मेरे खिलाफ आकर मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प दावा मुझे लगा परवेज़ खटक साहब की तरफ से। दूसरा जो दिलचस्प दावा है वो पीपल्स पार्टी ने किया है, और पीपल्स पार्टी ने किया कि वो कहा है कि वो पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेंगे, पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, नून लीग की तरफ उनका इशारा है, नून लीग को वो कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं क्लीन स्वीप करेंगे, यानी पूरे पाकिस्तान में जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल है। अब देखें ना कितना दिलचस्प है, पीपल्स पार्टी की पंजाब में पिछली मरतबा 6 सीटें थी और उनकी सियासी हैसियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा पंजाब में बाकी जो फरीक हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इस वक्त पॉपुलैरिटी में तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, बल्कि बहुत आगे खड़ी है, और बहुत कोई दूर तक मुकाबला नहीं है उनका नून लीग से। और ऐसे में पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जी हमें चांस मिल जाएगा पंजाब में, या वोटर्स हमें वोट देंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी वो समझते हैं चंद हलकों के अलावा उनका कहीं वोट बैंक मौजूद नहीं है, और चंद हलकों में भी जहां है वहां पर जीतने की पोजीशन में वो कहीं नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का ये दावा कि वो चारों सूबों में
क्लीन स्वीप कर देंगे, बड़ा हैरान कुन है। पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले से तो ये दावा कर सकती है मेजोरिटी लेंगे, पंजाब में बलोचिस्तान में भी चलें कह सकती है कि जी हमें वहाँ से कुछ सीटें मिलेंगी, लेकिन क्लीन स्वीप का दावा ये मुझे अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग दावा लगा। तो तीसरा दावा साद रफीक साहब ने किया है, वो ये कहते हैं कि जी हमें तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ ले रही है, वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, ये जो इसका आखिरी हिस्सा ये बड़ा मुझे दिलचस्प लगा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोकेगा। और भाई वर्कर्स कन्वेंशन तो होने ही नहीं दे रहे, वर्कर्स कन्वेंशन तो हो नहीं पा रहे, और आप कह रहे हैं कि जी उनको कोई रोकेगा नहीं। तो ये कैसा दावा है? यानी एक तरफ आपको सब नज़र आ रहा है कि अच्छा, जब आप याद दिलाते हैं ना नून वालों को कि ये क्या हो रहा है या किस तरह की क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं 2018 वाला। वो कहते हैं जी हमारे साथ 2018 में यही हुआ था, हमारे हाथ पांव बांध दिए गए थे। आज ख्वाजा साद रफीक ने भी इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं हमारे हाथ पांव बांध दिए गए थे 2018 में। हालांकि 2018 में बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो इनके नून लीग के मुखालिफत में गई थी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि जैसे आज लोगों को पकड़ पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा के और उनसे वो तब्दील कराई जा रही हैं, पार्टी तब्दील कराई जा रही है। ऐसा तो नहीं हुआ था। ये तो बहरहाल हाँ, ये ज़रूर था कि एक हवा तहरीक इंसाफ की चल रही थी, उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने देखा कि तहरीक इंसाफ जितने जा रही है तो वो तहरीक इंसाफ के साथ आए, या चले कुछ लाए भी गए होंगे, ये भी हुआ होगा। लेकिन आज के हालात से तो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता जो आज हो रहा है। तो इसलिए साद रफीक साहब ये तो मेरा ख्याल है कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये तीन मुझे बड़े दिलचस्प दावे लगे हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से। अच्छा जी, देखिए एक ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैं इलेक्शन स्ट्रेटजी के हवाले से जिक्र करना चाह रहा था, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवारों की इस वक्त तलाश है, क्योंकि जो उनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे जो जिनको टिकटें पहले जारी की गई थी पंजाब में, वो उनमें से बहुत सारे लोग या तो भाग गए, तितर बितर हो गए, और उनकी जो यानी उनके तितर बितर हो जाने के बाद जो है वो वहाँ पर हल्के खाली हो गए हैं। और वो लोग भी जो अप्रैल में, फरवरी, मार्च में या जब टिकटों का फैसला हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो सिफारिशें कराते फिर रहे थे, किस किस से जाके मिल रहे थे कि जी हमें टिकट मिलना चाहिए, हम बनते हैं टिकट के हकदार, हमें मिलना चाहिए टिकट। लेकिन जैसे ही 9 मई के वाक़यात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उन्होंने वो सबसे आगे खड़े थे कि जी हम मजम्मत करते हैं। नहीं, मजम्मत तो हम भी करते हैं, मजम्मत तो सबको करनी चाहिए, 9 मई के वाक़यात की हर शख्स को मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन वो दौड़ कर और तहरीक इंसाफ की मजम्मत करने वालों में सबसे आगे थे और कहने वाले थे कि जी हम तहरीक इंसाफ के साथ ऐसे हालात में नहीं चल सकते। तो वो जो बड़ा जोर लगाते थे कि हमें टिकट मिलना चाहिए, वो भागने वालों में भी सबसे आगे खड़े थे। तो अब तहरीक इंसाफ को अपने उम्मीदवारों की तलाश है कि कैसे उम्मीदवार जो हैं वो लाए जाएं। तो ऐसे में वो पीटीआई को एक और मुश्किल ये भी दरपेश है कि जब नवाज शरीफ साहब पिछली मरतबा जेल में थे या फैसले नहीं कर पा रहे थे तो शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, उनकी फैमिली के लोग थे जो ये सारी चीज़ें कर पा रहे थे। लेकिन अभी मामला ये है कि इमरान खान जेल में हैं और जो फैसला साजी करने वाले अहम लीडर्स हैं वो सारे के सारे रूपोश हैं या उनको रूपोशी इख्तियार करना पड़ी है। उनको किसी को इश्तहारी करार दिया हुआ है, किसी पर मुकदमात दर्ज हैं, तो वो फिर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। यानी पीटीआई में फैसले कौन करेगा? चलें कोर कमेटी है इस वक्त, वो अपनी कमज़ोरी शक्ल में सही, लेकिन वो मीटिंग्स करती है, हफ्ते में 2 मीटिंग्स उनकी होती हैं, शायद बुध को होती है और एक जुम्मे को होती है, हफ्ते में 2 मीटिंग्स उनकी कोर कमेटी की होती हैं। अब वो जो कोर कमेटी है या तहरीक इंसाफ की बची खुची लीडरशिप है, वो तलाश कर रही है ऐसे कैंडिडेट्स को जो प्रेशर को सहारने की सलाहियत रखते हों। यानी जब इलेक्शन में जाएंगे उनको टिकट मिलेगा और उनके ऊपर दबाव आएगा तो वो दबाव को झेल सकने की सलाहियत रखते हों, वफादार हों, डट के खड़े हो जाएं। कम से कम ऐसा हो कि वो अपनी वफादारी तब्दील ना करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और इलेक्शन ऐसा ना हो। देखें पीटीआई को ये भी डर है ना कि आप तहरीक इंसाफ का टिकट, किसी को टिकट जारी करते हैं और उसका बैलेट पेपर पे नाम आ जाता है, बैलेट पेपर छप जाता है, उसके आगे नाम के आगे बल्ले का निशान छप जाता है और 2 दिन पहले वो कह देता है कि जी मैं तो दस्तबरदारी इख्तियार करता हूँ, मैं तो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही नहीं हूँ और मैं मजम्मत करता हूँ जी पुराने वाक़यात की। ऐसे में क्या होगा? बल्ले का निशान उसके नाम के आगे छप चुका होगा और अब कोई तहरीक इंसाफ ने किसी और कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया होगा वहाँ से, तो फिर हल्का ख़राब हो जाएगा और ऐसे में ज़ाहिर है पीटीआई नहीं जीत सकती। तो इस तरह की पीटीआई को खौफ और डर है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इलेक्शन कैसे होगा। तो पीटीआई ऐसे उम्मीदवारों को तलाश कर रही है
कि जो कमज़ोर हों लेकिन लॉयल्टी की तब्दील ना करें। बेशक कमज़ोर उम्मीदवार हों, बेशक उनको इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस ना हो, बेशक उस तरह के वो तजर्बाकार या बड़े सियासतदान ना हो, लेकिन वो हों लॉयल और उनके आखिरी दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धोखा ना करें। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे लोगों में से भी उन लोगों को प्रेफर करने जा रही है जो वकील हों। वकीलों का फ़ायदा ये होता है कि वो अपने ऊपर एफआईआर्स को हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, वो अदालतों को टैकल कर सकते हैं और उसके अलावा जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स और इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकबीनी से देख सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की कोशिश ये होगी कि 70% 80% लोग जो हैं वो वकील हों जिनको टिकटें दी जाएँ। इस तरह की स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रही है। मैंने अभी हालात का जिक्र किया कि किस तरह के हालात हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक दरख्वास्त डाली है पेशावर हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जी मानसरा वर्कर कन्वेंशन जो है उसको गैर कानूनी तौर पर रुकवाया गया, जो कि नाइंसाफ़ी थी। और उन्होंने इस दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, आई जी खैबर पख्तूनख्वा, डिप्टी कमिश्नर मानसरा, SP, DSP और SHO को फरीक बनाया है। वो पुलिस एहलकार जिनकी जो है वो जिनकी ईमा पर या जिनकी ऑर्डर्स पर इनफैक्ट वो जलसा समेट दिया गया था वर्कर्स कन्वेंशन मानसरा वाला, और वो वर्कर्स कन्वेंशन कल समेट कर और कुर्सियाँ उठाकर वो ले गए थे, साउंड सिस्टम ले गए थे। इससे वो बेचारे जो कैटरिंग वाले होते हैं वो भी डिस्करेज होते हैं, कभी हमारा सामान उठा के ले गए, हम आइंदा दोबारा आपकी शटरिंग नहीं करे, सॉरी ये आपकी जो स्टेज वगैरह बनाना है या जो कैटरिंग करनी है, जो कुर्सियाँ लगानी है, साउंड सिस्टम लगाना है, तो ये तो हम नहीं करेंगे आइंदा। हम इस पर जो है वो हमारा नुकसान हो गया, तो ये वो भी डिस्करेज होते हैं और कन्वेंशन भी नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की है। आखिरी बात यह है कि डॉलर जो जिसके बारे में बहुत ही पिछले दिनों कहा गया कि जी देखें डॉलर काबू में आ गया है, डॉलर 277 पर वापस आया, 305-6 पे चला गया था, लेकिन फिर वो बढ़ना शुरू हो गया। तशवीश की बात यह है कि वो फिर 285 पे चला गया, यानी 277 को टच करके रोज़ 1 रुपया 40 पैसे, 1 रुपया या 40 पैसे या 35 पैसे ये ऊपर जाते जाते अब ये फिर 285 पे चला गया और ओपन मार्केट में 286 से 87 में मिल रहा है। तो डॉलर जो है वो अगेन उसने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जिन कुव्वतों की वजह से या पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की जिन एफ़र्ट्स की वजह से डॉलर नीचे आया था, उनको चाहिए कि वो दोबारा अपनी एफ़र्ट्स छोड़ें ना और अपनी एफ़र्ट्स जारी रखें, ताकि डॉलर 277 से 85 पर जाने के बजाय 277 से 257 पर आ जाए या 250 पर आ जाए और नीचे आ जाए। तो वो एफ़र्ट्स जिनकी वजह से डॉलर कंट्रोल हुआ था, वो एफ़र्ट्स न जाने रोक क्यों दी गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।